Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम सुषमा। थैंक यू मनोज, थैंक यू राजेश। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks climb more than 1%. Sensex closes above 48,500 mark. Nifty finish above 14,500 level. Rupee weakens 31 paise against the US dollar and gold futures rise to trade above 46,600 rupees per 10 grams. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांकों में हुई 1% से अधिक की वृद्धि। सेंसेक्स 48,000 के आंकड़े से एक बार फिर ऊपर आया और निफ्टी में भी 14,500 के आंकड़े को पार कर गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 31 पैसे कमजोर और घरेलू सराफा बाजार में सोने की चमक हुई तेज, मूल्य बढ़कर 46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा। कल हुई बड़ी गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर लिवाली तेज देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक मिला जुला रुख दिखा और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स एक बार फिर से 48,500 और निफ्टी भी 14,500 के स्तर से ऊपर आकर बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 661 अंक यानी 1.38% की बढ़त लेकर 48,544 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 194 अंक यानी 1.36% की वृद्धि के साथ 14,505 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.46% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.21% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today climbed more than 1%. The domestic stocks added amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above 48,500 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above 14,500 level. The Sensex gained 661 points or 1.38% to 48,544. The Nifty also appreciated 194 points or 1.36% to trade at 14,505. The broader markets at the BSE also surged. The mid-cap index rose 1.46% and the small cap added 1.21%. In the Sensex pack, shares of 22 out of 30 companies gained. Mahindra & Mahindra was a top gainer as it added more than 8%, followed by Bajaj Finserv, which climbed 7.1%. Bajaj Finance surged 4.8%, Maruti rose 4.6%, and IndusInd Bank gained 4.3%. On the other hand, TCS and Dr. Reddy Lab both declined more than 4% and Tech Mahindra slipped 3.5%. In sectoral indices, 16 out of 19 sectors climbed. Auto sector stocks gained the most and added 4.3%, followed by metal, which surged 3.5%. Finance rose 3.3% and Bankax added 3.2%. On the other hand, IT sector stocks plunged 2.6%, tech declined 2.1%, and healthcare stocks fell 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,923 companies climbed while 949 fell. Shares of 174 companies remained unchanged. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 31 पैसे कमजोर हुआ, 75 रुपए 37 पैसे के स्तर पर आ गया।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.014% बढ़कर 92.27 पर पहुंच गया। सुषमा जी, अब बाजार पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। शुरू से ही लगातार तेजी देखने को मिली, हालांकि बीच में एक बार हल्का सा गिरावट का रुख भी देखने को मिला, लेकिन दोपहर बाद के कारोबार में लगातार तेजी रही। क्या प्रमुख कारण रहे आज की तेजी के पीछे? देखिए मनोज, कल की जो स्थिति थी, कल मार्केट का जितना कोलैप्स हुआ, वो जो खबरें थी कल की, एक तो ज्यादातर कोविड का स्प्रेड हमारे देश में, और दूसरी बात अगर आप देखें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे गया, इन्फ्लेशन का दर बढ़ गया 5.5%, और रुपया का जो की गिरावट, तो यही सारी जो चीजें हैं उसका माहौल अच्छा नहीं था। और आज जो खबर आ रही है वो थोड़ी सी अच्छी है, और इसलिए जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो थोड़ा उभर आया है। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ने ये तय किया कि जो फॉरेन वैक्सीन्स हैं उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कर देंगे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। तो ये जो सारी खबरें हैं आजकल ज्यादातर रिलेटेड कोविड के साथ हैं। अगर कोविड की जो स्प्रेड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारी जो गति है आर्थिक विषयों पे वो थोड़ी तेज हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप ये कर्ब्स वगैरह जो रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं मूवमेंट पे, जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक कारोबार और जो उद्योग हैं वो ठीक से चल नहीं पाएंगे। तो ये सारी खबरें कोविड के साथ लिंक्ड है, और आज की भी खबर जो है जैसे मैंने कहा वो कोविड के साथ ही लिंक्ड है कि कोविड की जो वैक्सीन्स हैं उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशंस मिलेंगी। So a lot of sectoral rotation was seen today, and as you very rightly mentioned, because of the emergency approval, foreign vaccines have been given the permission. So despite that, the healthcare stocks did not do very well. They fell, in fact, 0.7%. So what could be the reason behind the fall in the stocks of the healthcare? I would say healthcare actually, since stocks have been doing very well, pharma stocks generally have been doing very well. I would simply term this as a correction right now, especially when you talk about Dr. Reddy's. Dr. Reddy's is the lab which is going to benefit just now, or which is going to be manufacturing the Russian Sputnik vaccine, and people have a lot of expectations from Dr. Reddy's. So there's no reason for the stock price to have fallen actually. So I would think that this is merely a long-awaited correction. Okay, what about the broader market? They seem to have bounced back. The mid-cap index rose 1.46%, and the small-cap added 1.21%. So you think going forward the surge will continue to be there? I would say, the markets have been for the last few months have been, completely more on the bullish side, because we have had so much good news as far as the economy is concerned. You have had GST collections rising to pre-pandemic levels. You have had oil consumption rising, power consumption going up, freight revenues are going up. So this has all been the green shoots of recovery that we have been witnessing, and the markets have obviously in tandem going up. Plus, of course, the fact that you have had that huge stimulus package in the United States, which has led to the increased liquidity globally, and foreign institutional investors have been putting their funds in emerging markets like India. So the stock markets have been going up, and I would say that if there is some amount of correction probably has been required. So that you saw yesterday, and probably you may see going forward also some amount of correction. But otherwise, I would, unless things go very wrong, and we really have to see what happens as far as COVID is concerned, then I would anticipate that there would not be you will not have the bears taking over so quickly.
सुषमा जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे ऑटो सेक्टर की ओर, जिसमें आज 4% से अधिक की बढ़त हुई है। आपने यानी अभी चर्चा में कहा कि ग्रीन शूट्स यानी जो दिख रहे हैं उसका प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ा है। ऑटो सेक्टर में आज की तेजी के पीछे इन्हीं ग्रीन जो शूट्स हैं आपकी दृष्टि में उनका प्रभाव है या कोई और भी कारक रहा? क्या ये कह रही है आंकड़े? ऑटो क्षेत्र में देखिए, ये जो ऑटो क्षेत्र अभी बहुत पिकअप हुआ है। जो खबरें आ रही हैं कि सेल्स बहुत बढ़ गई हैं। पहली बात तो ये है, आपकी ट्रैक्टर सेल्स तो आप देखिए ये सारा साल चल रही थी, बहुत अच्छी रही है, इसलिए महिंद्रा की जो सेल्स हैं बहुत अच्छी रही हैं। और उसके अलावा 4 व्हीलर्स भी अब 2 महीने से अच्छी उनकी सेल्स मेरे ख्याल दिसंबर से अच्छी हुई हैं। फेस्टिवल सीजन से 4 व्हीलर्स की भी सेल्स अच्छी हुई हैं, 2 व्हीलर्स की भी पिकअप हुई हैं। तो सिर्फ ये मेरे ख्याल हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की इतना पिकअप नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर ब्रॉडली ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो इन लाइन विद द जनरल पिकअप इन द इकोनॉमी उसका इंक्रीज हो रहा है। Sushma, I'll draw your attention to two surveys that have come in. One talks about how hiring intentions of the corporate will not be impacted, and in fact 59% of the firms are saying that they will give salary increment in 2021. And the other one is the provisional figures that have come in for indirect tax collection, which you also touched upon. Both GST and non-GST stood at 10.71 lakh crore as compared to 9.54 lakh crores for the financial year 2019-20, registering a growth of 12.3%. This surely reflects a recovery of the economy, as we all agree upon. So, is the market expected to remain stable given the current circumstances or the current scenario wherein there is a return of the coronavirus cases? Well, see, there are two things. You have talked about these two surveys, which are, or the two surveys or other two, one survey and one set of data, which are very positive. The survey indicating that increments are going to be given. These, of course, this survey would have taken into account the situation over the last 3 or 4 months, and probably about till February we were expecting a decline in the coronavirus cases. And the assessment of these companies, and of course there has been a pickup in sales of revenues of most companies up to February. But the situation has changed now over the last 1 month, a month and a half. And so that is, and of course, similarly with revenue collections, as I mentioned earlier, that the inflow has been very good. But the outlook now, is not, there is a recovery obviously in the economy, but what will happen now if so many states start having restrictions on movement, and then you have problems in supply chains, and if you are going to have a lockdown in a state like Maharashtra, which has Mumbai is the financial capital of the country, it is one of the biggest industrial centers. So this will, I think, put some brakes on the economic growth. We have to see as days go on what will be the impact of this on our the economic recovery. So far, of course, even the International Monetary Fund just last week said that we are raising our projection for India from 11.5% growth to 12.5% growth. Correct. But as I said, we need to be cautious in looking forward because of the COVID and the implications on the economy. Okay, until yesterday, the foreign institutional investors were net sellers in the capital market as they offloaded shares worth roughly about 2,000 crores. So going forward, how much and what will hold the interest of the FIIs in the Indian market? Well,
they are. There are reports that FIIs are now perhaps maybe not so interested in emerging markets, but India has been always in recent times top of the list for FIIs because it was seen, the projections for growth were seen as the most positive, even though India had a very poor 2020 fiscal year with 8% contraction. The expectation was that it is coming back to, it's going to have a V-shaped recovery, and therefore, the outlook is very good. Now, as I said, we have to, all these projections, now we have to be a little more cautious, and whether the FIIs would continue to pour funds, I would imagine that they still would, because it still remains a great potential, this kind of, our economic, the Indian economy remains to have great potential even for the current fiscal. सुषमा जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे रिटेल इन्फ्लेशन के जो ताजा आंकड़े आए हैं मार्च के इस वर्ष के 5.52% यानी 5.5% से ऊपर पहुंच गई है खुदरा मुद्रास्फीति। क्या टिप्पणी इस पर करना चाहेंगे? यानी इसे हम चिंता का विषय माने कि खुदरा मुद्रास्फीति फिर एक बार बढ़ रही है या सामान्य है, नियंत्रित हो जाएगी? देखिए, आरबीआई इस वक्त ये रिटेल इन्फ्लेशन को बहुत सीरियसली, मतलब इसको एक इश्यू ऑफ कंसर्न नहीं मान रहा है, और वो नहीं समझ रहे कि उनको इंटरेस्ट रेट्स में कुछ बदलाव करना चाहिए इन्फ्लेशन के लिए। मैं भी समझती हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो है, अगर आप इन आंकड़ों में देखें तो फूड प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मेरे ख्याल में फूड प्रोडक्ट्स की जो प्राइस राइज है उसको काबू में गवर्नमेंट रख सकती है अगर वो सप्लाई चेन्स और लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे देश में शॉर्टेजेस तो आजकल नहीं हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में ज्यादातर ये जो तकलीफें हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं और लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। ये जो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आए हैं, यानी आईआईपी के जो नंबर्स कह लीजिए कि जारी हुए हैं फरवरी महीने के लिए, उसमें खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट हुई है 3.6% की। इसे हम क्या समझें कि जो कोविड की परिस्थितियां रहीं उनका ये परिणाम है, या हमारे लिए ये चिंता का कारक बन सकता है आने वाले दिनों में विनिर्माण क्षेत्र के लिए? देखिए, अगर इस वक्त ये कोविड का इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होता तो मैं कहती कि ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल इकोनॉमी अब धीरे धीरे पटरी पे आ रही है, और मतलब फरवरी में थोड़ा सा तो कंट्रैक्शन हो जाए तो ये संभव है कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, अगर 3.6% कंट्रैक्शन फरवरी में हुआ है और मार्च और अप्रैल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कुछ तकलीफें आई, अगर जैसे मैंने कहा सप्लाई चेन्स, अगर रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंचे फैक्ट्रीज तक, अगर माइग्रेंट वर्कर्स आपके चले गए, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं फैक्ट्री क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, वो बढ़ जाएंगी, और हाँ, जरूर ये एक चिंता का विषय हो सकता है। Sushma, quick comment on the way rupee has behaved, and what could be the reasons behind the weakening of the rupee? Are foreign funds forced to sell in the domestic market be the reason for it? The rupee again, this is linked to COVID, with the spread of COVID, the rise of infections in the country. This is what has put pressure on the rupee, no doubt. There's a combination of factors, but this is the main issue. And I think that depreciation of the rupee is not something that to be deeply concerned about, though there are analysts who are saying that it may go up to 76. But I think that will only help our exports, though it will not help our, the cost of our imports. But yes, it is largely linked once again to the news of COVID.
So what are your expectations in the coming week? There are going to be corporate earnings which started yesterday with TCS doing pretty well. So what are you expecting in the coming weeks? Will these corporate earnings not lift the sentiments? Corporate earnings should lift the sentiments, but I think sometimes sentiments, the markets react probably on the basis of expectations. So, for instance, TCS, which has had a brilliant year, the market has reacted by kind of pulling down the market. As far as IT is concerned, because the expectations were probably higher. So that is one thing that one has to take into account. But otherwise, I think there would be a large segment of the corporate sector that has revived, and that you are going to see a fairly good performance, relatively good relative to the fact that last year was a very difficult year. But IT companies should do well. Infosys is coming up, and the digital economy has fared very well even in the pandemic. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ई सांता का उद्घाटन किया। ई सांता एक ऐसा बाजार है जो एक्वा फार्मर यानी मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि ई सांता एक्वा किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक होगा। इससे उनकी जीवन शैली बेहतर होगी और उनमें आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता आएगी तथा गुणात्मक सुधार के नए विकल्प होंगे। श्री गोयल ने कहा कि ई सांता मंच से परंपरागत व्यापार के ढंग बदलेंगे और बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। ई सांता प्लेटफॉर्म विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। ई सांता समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का एक अंग है। सुषमा जी, जिस तरह से कह लें कि किसानों के लिए ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं ताकि बिना बिचौलिए के किसान अपने उत्पाद को कहीं भी किसी भी अपने ग्राहक को बेच सकें, वैसे ही यह जो मछली पालक खास तौर से हैं और खास तौर से जिनका जीवन मत्स्य पालन से ही चलता है, उनके लिए ये एक अच्छा उपलब्ध यानी अच्छा कह लें कि प्लेटफॉर्म साबित होगा। मैं आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी, सॉरी मनोज जी। हाँ, ये एक सवाल फिर दोहरा करते हैं जी। एक नया प्लेटफॉर्म आज लॉन्च किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने, ई सेंटा। ये प्लेटफॉर्म है एक्वा फार्मर के लिए, यानी जो एक्वा फार्मर के लिए जी, यानी जो मछली पालन उद्योग से जुड़े हुए खरीदार हैं या विक्रेता हैं, उनके लिए यह उपलब्ध होगा। और जैसे किसानों के लिए बहुत सारे कह लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ है, उसी तरह का ये प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। उम्मीद करें कि इससे जो एक्वा यानी जो कह लें कि मछली पालक हैं, मछली कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है कि हम ये एक्वा ये फिशी कल्चर जो कहते हैं, फिशरी सेक्टर को हमें डिजिटल एज में लाना पड़ेगा और इससे बहुत फायदा होगा फिशरमैन को। जैसे किसानों को हुआ वैसे ही एक्वाकल्चर में। और मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री ने बजट के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये हम फिशरी सेक्टर के लिए काफी कुछ करने जा रहे हैं और इसकी मेरे ख्याल ये उसका रिजल्ट है। जी, आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। चीन से कारोबार संबंधी अच्छे आंकड़े के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में आज लिवाली दिखी है। खासतौर से निवेशकों ने वैल्यू आधारित खरीदारी की है। इनका एशियाई शेयर बाजार पर अनुकूल असर पड़ा, हालांकि चीन में बिकवाली ही तेज रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स कारोबार के अंत में 0.5% घाटे के साथ बंद हुआ। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हेंगसेंग 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% बढ़त के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख बना हुआ था। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% नीचे चल रहा था। उधर जर्मनी के डेक्स में 0.2% की वृद्धि थी और फ्रांस का CAC 40 0.3% ऊपर कारोबार कर रहा था।
The three major U.S. stocks fell marginally yesterday, with investors waiting for cues from the upcoming corporate earnings season and a key inflation report later this week. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.2%. The S&P 500 ended flat but in the red, and the Nasdaq Composite Index fell 0.4%. Sushma, quickly, what are your expectations from the key inflation report from the U.S.? Well, I think there's not going to be much change because, the Federal Reserve has already said that unless, inflation goes up more than 2%, we are not going to touch interest rates. And I don't expect much change. I mean, I think the Federal Reserve is right now very much going along with the accommodative stance of the government itself, of the U.S. government. And the government has, put out this stimulus package. The Federal Reserve is on the same lines, is thinking on the same lines. You already have former Fed Reserve Chief Janet Yellen over there in the U.S. government. So I think, I don't think we're going to see any change in policy right now. आइए चले सर्रफा बाजार की ओर चलते हैं और नजर डालते हैं सोने और चांदी की स्थिति पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। अप्रैल महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 215 रुपए बढ़कर 46,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 710 रुपए उछलकर 66,840 रुपए प्रति किलो हो गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य $1,728 प्रति आउंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी $25 प्रति आउंस पर आ गई। सुषमा जी, हम सोने पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पिछले एक हफ्ते में ही सोने के मूल्य में अच्छी खासी हम वृद्धि देख रहे हैं। 46,635 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर एक बार फिर सोना पहुंच गया। इसे हम तात्कालिक माने, यानी कोविड आपदा जिस रूप में कह लें प्रसार इसका हो रहा है उसके कारण इसे माने, या डॉलर के साथ जो रुपए का कह लें संबंध है उसके कारण यह वृद्धि है? क्या है मुख्य कारण सोने में तेजी के पीछे? देखिए, सोने जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सेफ हेवन एसेट है। और अभी आपने देखा होगा कि दिसंबर के बाद जब से वैक्सीनेशन शुरू हुए हैं विश्व भर में, तो सोने के दाम धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि इतना जो क्राइसिस है पूरे विश्व भर में वो कम होता जा रहा था। तो अब फिर से क्राइसिस बढ़ गया है। क्राइसिस लगता है कि अब इंडिया में नहीं, सारे यूरोप में और कई और देशों में भी कोविड का जो दर है, कोविड के इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं और क्राइसिस इमरजेंसी का जो सिनेरियो है वो बढ़ रहा है, और उस हिसाब से सोने की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है इस माहौल में। जी, बहुत संक्षेप में, क्या सोने में निवेश करने के लिए उचित समय है? बहुत संक्षेप में। अभी भी सोना इसका भाव काफी ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कह नहीं सकते। वैसे सोने में निवेश करने से मैं हमेशा एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं पर्सनली कह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी प्रोडक्टिव क्षेत्र में करना चाहिए, अधिक उचित रहेगा। Okay, in intraday trade, the Brent was trading around $63.70 per barrel, while WTI crude prices were around $60 per barrel. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, the headlines once again: domestic stocks climb more than 1%. Sensex closes above 48,500 mark. Nifty finishes above 14,500 level. Rupee weakens 31 paise against the US dollar, and gold futures rise to trade above 46,600 rupees per 10 grams. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.